अस्सलाम वालेकुम। अब हम कोजेज ऑफ फेशियल पैरालिसिस पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला डिसऑर्डर आ जाएगा हमारा बेल्स पाल्सी, जो कि एक आइडियोपैथिक डिसऑर्डर है, मतलब जिसका कोई अननोन कोज हो। ठीक है, और ये एक पेरिफेरल फेशियल पैरालिसिस है। मैंने आप लोगों को जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था, मैंने बताया था कि सीएनएस से हमारे फाइबर्स आ रहे थे फेशियल न्यूक्लियस के अंदर, जो फेशियल न्यूक्लियस हमारे ब्रेन स्टेम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, हमारी ब्रेन स्टेम आ गई, उसके अंदर फेशियल न्यूक्लियस के अंदर फाइबर्स आए सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। फिर आगे हमारे फाइबर्स जा रहे होते हैं अपनी लोकेशन के ऊपर, जो कि हमारे फेशियल नर्व है। ये हमारी फेशियल नर्व है जो अपनी लोकेशन के ऊपर जा रही है। ठीक है, अगर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो फाइबर आ रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनके अंदर कोई इशू आएगा तो हम कहेंगे ये हमारी सेंट्रल फेशियल पैरालिसिस है। अगर जो फाइबर हमारे न्यूक्लियस से निकल के लोकेशन पे जा रहे हैं, अगर उनके अंदर कोई लेजन आती है तो हम कहेंगे ये हमारी पेरिफेरल फेशियल लेजन है। बेल्स पाल्सी भी हमारी पेरिफेरल फेशियल लेजन होगी। ठीक है, और जो बेल्स पाल्सी ये एक्यूट इन ऑनसेट है, मतलब अचानक ही सिम्टम्स आएंगे, 2-3 दिन के अंदर ही बहुत ज़्यादा फेयर सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं किन लोगों के अंदर बेल्स पाल्सी के चांसेस ज़्यादा हैं। मेल और फीमेल के अंदर ऑलमोस्ट इक्वल चांसेस हैं। ठीक है, और किसी भी एज ग्रुप के अंदर ये इफेक्टेड हो सकता है, मतलब बच्चों में ज़्यादा देखा गया है और बूढ़ों में ज़्यादा देखा गया है, लेकिन कोई भी एज ग्रुप इफेक्ट हो सकता है इसके साथ। और 6 से 8% चांसेस देखेंगे कि फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव, मतलब मदर को था तो आगे बेटी को भी हुआ है। 6 से 8% चांसेस, ज़्यादा चांसेस नहीं है कि मतलब कोई हेरिडिटी कोज होगा। आगे जाकर मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। उसके बाद डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर देखा गया, आपको पता है, उनके अंदर कोई ना कोई एंजियोपैथी जा रही होती है, उनकी ब्लड वेसल्स नैरो होती हैं, बारीक बारीक सी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनका डायमीटर डिक्रीज होता है, ब्लड सप्लाई हमारी नर्व्स की अच्छी नहीं होगी, नर्व को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो नर्व की पैरालिसिस हो जाएगी। और प्रेग्नेंट वुमेन में भी यही केस जा रहा होता है, उनके अंदर रिटेंशन ऑफ फ्लूइड हो रही होती है, उनके अंदर एडीमा हो रहा था। आपको पता है पिटिंग एडीमा होता है प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर। ठीक है, अगर उनकी ब्लड वेसल्स लीकी हो जाएंगी, साइडों पे एडीमा हो जाएगा ब्लड वेसल्स के, तो ब्लड वेसल्स का डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि साइडों पे प्रेशर पड़ रहा होगा। जब डायमीटर डिक्रीज होगा तो ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं होगी हमारी नर्व्स को ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं होगी तो हमारी नर्व्स की पैरालिसिस हो जाएगी। उसके बाद एटियोलॉजी देख लेते हैं, मतलब कोज देख लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन कोज है वो हमारा वायरल इन्फेक्शन। अब तो जो बाकी वाले कोजेज हैं वो तो एक्सक्लूड कर देंगे ऑलमोस्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वो वायरल इन्फेक्शन से माना जाता है, जो कि हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, हर्पस ज़ोस्टर वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, और इप्सन बार वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। मिसाल के तौर पर समझो, हमारी नर्व है, ये साइडों पर हमारी आ गई बोन आ गई, बोनी केनाल, जो एक आपको पता है ना केनाल, जो हमारी पूरी पूरी बोनी केनाल होती है, उसके अंदर हमारी नर्व ट्रैवल कर रही होती है, जो फेशियल नर्व होती है। मैंने आपको सारा स्ट्रक्चर पढ़ाया था। ये सेंटर में हमारी वाइट वाली नर्व आ गई, साइडों पे रेड वाली हमारी ब्लड सप्लाई आ गई। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हमारा कोई इन्फेक्शन आया है जो कि वायरस ही है। ठीक है, नॉर्मली ये होता है कि जो वायरस होता है ना, बचपन में अगर इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, ठीक है, कुछ चिकन पॉक्स वगैरह किए हैं, बाद में वो जाके गैंग्लियन में डोमिनेंट स्टेट में चला गया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर जाके रेस्ट कर रहा है। जब कभी हमारा अगर इन फ्यूचर इम्यूनिटी वीक हुई, बुखार वगैरह ज़्यादा हुआ या इमोशन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ली, ठीक है, दोबारा से वायरस एक्टिवेट होता है और हमारी नर्व्स के अंदर आ जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हमारा वायरस नर्व के अंदर आ चुका हुआ है। साइडों पे आप लोगों को पता है हमारी सारी की सारी ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स में से हमारे इम्यून सेल्स निकल के आएंगे वायरस को अटैक करने के लिए। इम्यून सेल्स में आ जाएंगे मैक्रोफेजेस वगैरह, ल्यूकोसाइट्स वगैरह, वो वायरस को अटैक करेंगे। ठीक है, वायरस को अटैक करेंगे, साइडों पे अच्छा खासा आपको पता सारा का सारा इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन शुरू होगी, अच्छे खासे मटीरियल सारे बाहर आ जाएंगे, एडीमा एक तरह का हो जाएगा। आपको पता है साइडों पे जो हमारी ट्यूब है, बोनी ट्यूब है, वो तो रिलैक्स होगी नहीं, अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। जो हमारी सारी की सारी ब्लड वेसल्स है वो ऑक्लूड हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई नहीं होगी हमारी नर्व को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, नर्व एक तरह से डीजेनरेटिव स्टेज में चले जाएगी। ठीक है, मतलब पैरालिसिस हो जाएगी, हमारी नर्व फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगी। और सेकंड को आ जाएगा हमारा वास्कुलर इस्कीमिया। डायरेक्टली ही हमारी वेसल्स तंग हो रही हैं, वेसल्स तंग होगी, हमारी ब्लड सप्लाई नहीं होगी नर्व की, तो वही मसला मसाइल दोबारा से सेम हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर 2 कंडीशन देखेंगे, एक प्राइमरी स्कीमिया और होता है, एक सेकेंडरी स्कीमिया और होता है। प्राइमरी स्कीमिया ये होता है कि जब हमारी ब्लड वेसल्स तंग हो रही होती हैं किसी सर्दी के इन्वायरमेंट में। आपको पता है जब हार्ट के पेशेंट होते हैं, जब जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो उनको हार्ट की पेन होना शुरू हो जाती है। उसका रीज़न भी यही होता है कि जो ब्लड वेसल्स है ना वो तंग हो रही होती हैं। तो प्राइमरी को होता है जो ठंडे इन्वायरमेंट की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स तंग हो रही हैं, या फिर कोई इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स तंग हो रही हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स तंग होंगी तो हमें नर्व को ब्लड सप्लाई नहीं पूरी होगी। फिर सेकंडरी स्कीमिया भी इसका कॉज बन सकता है। सेकंडरी स्कीमिया तो एक तरह से ना कंडीशन को वर्स कर रहा होता है। इसके अंदर जो कैपिलरीज होती है, जो बरीक बरीक कैपिलरीज, आपको पता है अगर हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, आगे उस बरीक बरीक कैपिलरीज दे रही होती है। इन कैपिलरीज जो है ना, ये कैपिलरी लीकी हो जाती हैं। समझिए कि अगर न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड करेंगे, अगर पीछे से न्यूट्रिशन नहीं ना प्रोवाइड हो रही तो हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, एक तरह की लीकी हो जाएंगी, इनके अंदर से फ्लूइड बाहर आएगा। फ्लूइड बाहर आएगा तो वो एडीमा कर देगा, यहाँ पे एडीमा हो जाएगा, एडीमा बढ़ता जाएगा, एडीमा बढ़ता जाएगा। जो छोटी मोटी ब्लड वैसे साइडों पे अगर न्यूट्रिशन सप्लाई कर रही थी हमारी नर्व को, तो वो भी कंप्रेस हो जाएंगी, वो भी कंप्रेस होंगी। जो थोड़ी बहुत ब्लड सप्लाई थी वो भी जाती रहेगी और हमारी नर्व है ना जो डीजेनरेटिव स्टेट के अंदर चली जाएगी।
उसके बाद थर्ड हमारा हेरिडिटी कोज आ जाएगा। मैं आपको बताया कि फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव है 6 से 8% केसेस के अंदर। इनके अंदर होता है बाय नेचर ही जो हमारी फेशियल कनाल है, जो फेशियल कनाल जिसके अंदर हमारी नर्व ट्रैवल कर रही है, वो फेशियल कनाल ही तंग होती है। अगर फेशियल कनाल तंग होगी तो हमारी ब्लड सप्लाई ठीक नहीं हो पाएगी नर्व को, या नर्व वैसे ही कंप्रेस रहेगी, अपने फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगी। जिसके अंदर आपको पता है नर्व के अंदर हमारा एक्सोप्लाज्म होता है, वो मूव कर रहा होता है। अगर साइडों से कंप्रेशन आएगी तो हमारा एक्सोप्लाज्म ही नहीं मूव कर पाएगा, ना तो नर्व हमारी क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक, कंप्रेशन की वजह से सिर्फ ब्लड वैसे डिस्टर्ब नहीं हो रही थी, जो हमारा एक्सोन है ना जो नर्व के अंदर है, वो भी डिस्टर्ब हो रहा होता है, जो एक्सोप्लाज्म जिसको हम कह रहे होते हैं। उसके बाद ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, जिसके अंदर हमारी इम्यूनिटी ही हमारी नर्व को इफेक्ट कर रही होगी। हमारी नर्व को आगे इम्यून सेल्स लगेंगे, उनके ऊपर आगे सारी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू होगा, सारी कंडीशन बिल्कुल सेम हो जाएगी हमारी वायरस वाली। उसके बाद हमारे क्लिनिकल फीचर्स आ जाएंगे। क्लिनिकल फीचर समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये कोई पेशेंट है, ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर उसकी ये जो राइट साइड है ये इफेक्ट हो चुकी हुई है, ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी नर्व जहाँ से निकल रही है, पेशेंट कंप्लेन करेगा एक तो कान के पीछे दर्द हो रही है, ठीक है, इस जगह पे दर्द हो रही है, या कान के अंदर दर्द हो रही है, ठीक है। दूसरा उसको ये होगा कि जो नॉर्मल साउंड है, जो हमें एक अच्छे तरीके से सुन रहा है, अगर ये थोड़ा सा साउंड ज़्यादा है लेकिन उसको मैं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, लेकिन जब वो फेशियल पैरालिसिस की तरफ जाएगा, वो बेल्स पाल्सी की तरफ जाएगा, वो साउंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाएगा? आपको पता है जो हमारी स्टेपीज होती है उसके साथ एक मसल लगा होता है, स्टेपीडियस मसल लगा होता है। तभी मैंने आपको बताया था स्टेपीडियल मसल रिफ्लेक्स की वजह से एक्टिवेट होता है, ठीक है, और वो स्टेपीज को खींच देता है। स्टेपीज को खींचता है तो हमारी एक्स्ट्रा नॉइसेज हमारे कान के अंदर नहीं जा पाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा स्टेपीडियस मसल ही नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि पता है आपको फेशियल नर्व ही उसको सप्लाई कर रही होती है। फेशियल नर्व का पैरालिसिस हो चुका हुआ है, स्टेपीडियस मसल काम नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी वजह से हमें इंटॉलरेंस हो रही होगी, साउंड ज़्यादा लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा उलझन हो रही होगी पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद अगर हम कान से आगे निकलते जाएंगे तो सारे के सारे मसल्स हमें वीक देखने को मिलेंगे। हमें जो फेस है वो एसिमेट्रिकल देखने को मिलेगा। अगर ये वाली साइड इफेक्टेड थी ना, तो हमें ये वाली साइड नीचे डाउन थोड़ी सी मिलेगी, मतलब फेस ही एसिमेट्रिकल हो चुका होगा। ये फेस सारा का सारा झुका होगा, ठीक है, ये फेस नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल है हमारा, तो ये थोड़ा फेस झुका होगा, इसको हम कहेंगे एसिमेट्रिकल शेप में फेस चला गया है। उसके बाद जो हमारे लिप्स होंगे वो भी थोड़े से इस तरफ झुके होंगे, और ड्रिपलिंग हो रही होगी, यहाँ से हमारा सलाइवा निकल रहा होगा, क्योंकि हमारे लिप्स अच्छे तरीके से बंद नहीं हो पा रही, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सारा का सारा हमारा ऑर्बिकल और इस मसल प्रेजेंट है, ठीक है, वही नहीं सही वर्क कर पा रहा होगा इस साइड का, ठीक है, हाफ साइड का नहीं सही कर पा रहा होगा, जिसकी वजह से हमारा ड्रिपलिंग हो रही है, यहाँ से हमारा सलाइवा बाहर आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारी आई लिड्स हैं वो भी अच्छे तरीके से बंद नहीं हो रही। आपको पता है इसकी साइडों पे जो हमारा मसल प्रेजेंट है, ऑर्बिकुलर ओकुलर मसल प्रेजेंट है, ठीक है, उसका भी फेशियल नर्व ही सप्लाई कर रही होती है। अगर वो वर्क नहीं कर पाएगा तो हमारी आईलिड क्लोज नहीं होगी। आईलिड क्लोज नहीं होगी तो हमारा नीचे आईलिड है ना, उसका एक्ट्रोपियन हो जाएगा। आपको पता ना, जो हमारी आईलिड बाहर की तरफ मुड़ जाए, एक्ट्रोपियन हो जाता है, उसकी वजह से हमारा यहाँ से भी आंसू बाहर आ रहे होंगे, जिसे हम कहेंगे एपीफोरा की कंडीशन हो गई है। अगर फिर हमारे आईलिड बंद नहीं होंगे तो फिर आपको पता है जो हमारी आंख है वो भी सूखना शुरू हो जाएगी, ड्राइनेस ऑफ आई होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जब हम आईलिड को फोर्सफुली क्लोज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जोर से बंद करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जो आई बॉल है ना वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट ना आप लोग अपने आप पे भी कर सकते हो। अपना जो नीचे वाला आईलिड है ना उसको पकड़ के रखो, ठीक है, फिर आंख को बंद करने की कोशिश करो, आपका जो आई बॉल है खुद ब खुद ही ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो इस फिनोमेनन को ये कह रहे होते हैं बेल्स फिनोमेनन, ठीक है। जो आईलिड, जो हमारा अंदर वाला आई बॉल है ना, खुद ब खुद ही ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि आपको पता है आईलिड तो बंद नहीं हो रहे, ऑर्बिकुलर ओकुलर मसल काम ही नहीं कर रहे। उसके बाद आपको पता है जो हमारी एंटीरियर 2/3 टंग होती है, टंग को भी हमारी सप्लाई कर रही होती है नर्व। आपको जो पता है कोडा टिम्पराइन से निकल के आ रही थी, ठीक है, उसकी भी ही सप्लाई डिस्टर्ब हो चुकी होगी, तो लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन भी चली जाएगी इंटीरियर 2/3 से। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा डायग्नोसिस। डायग्नोस हमने करना है एक्सक्लूजन की बेस पे। एक्सक्लूजन क्या होता है कि हमने पहले देखना कि जो बाकी के सारे डिसऑर्डर्स हैं जो फेशियल नर्व की पैरालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कोई ट्यूमर्स वगैरह हो सकते हैं या कोई भी लेजन हो सकती है, सबसे पहले हमने उसको एक्सक्लूड करना है। अगर कोई भी और डिसऑर्डर नहीं बनता तो हमने एट द एंड कहना है कि हाँ ये बेल्स पाल्सी है। प्राइमरीली नहीं कहना, पहले बाकी डिसऑर्डर देखने हैं, फिर हमने बेल्स पाल्सी पे आना है। उसके बाद हमने कंप्लीट एग्जामिनेशन करना है। कंप्लीट एग्जामिनेशन में ये आ जाएगा, हमने अच्छी तरीके से ईयर को चेक करना है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं चल रहा, उसकी पेशेंट की हिस्ट्री अच्छे तरीके से लो, कोई इसको डायबिटीज़ तो नहीं है, प्रेगनेंट तो नहीं है, ठीक है, हेड और नेक का अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन करो, एक्सरे वगैरह करो, ठीक है। उसके बाद हमने ब्लड टेस्ट करने हैं, इसमें CBC आ जाएगा, ESR आ जाएगा, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं चल रहा, ये फाइंड आउट करेगा, ठीक है। उसके बाद हम ब्लड शुगर देखेंगे, डायबिटीज़ तो नहीं, सीरोलॉजी देखेंगे, क्योंकि वायरस वगैरह का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, ताकि हमें पता चल सके कोई एप्सन बार वायरस है या कोई हर्पिस फैमिली का वायरस वगैरह आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नर्व एक्साइटेबिलिटी टेस्ट करेंगे, जो लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, जो कि हम डेली भी कर सकते हैं या फिर 1-2 दिन छोड़ के कर सकते हैं। फिर हम नॉर्मल साइड को पैरालाइज साइड से कंपेयर कर रहे होते हैं, फिर हम देखते हैं कि हाँ हमारी नर्व रिपेयर हो रही है, ठीक है, या फिर और डिजनरेशन हो रही है, क्या इसको सर्जरी की ज़रूरत है, या फिर इसको हम अपने हाल पर छोड़ देंगे, 2-3-4 हफ्तों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम टोपो डायग्नोसिस करेंगे, मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि लेजन कहाँ पे प्रेजेंट है एग्जैक्टली, ठीक है, और इसका कोज क्या है, क्या इसको अब सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है। उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट आ जाएगा, ठीक है।
ट्रीटमेंट जो हमारा जनरल होगा ना, जनरल में आपको पता है हम जो हमारे कान के अंदर दर्द हो रही है, ठीक है, उसके लिए हम एनाल्जेसिक्स देंगे, ठीक है, पेन किलर देंगे। फिर बाद में जो आंख है, आंख आपको पता है बंद नहीं हो पा रही, ड्राइनेस आई है हो रही है, तो एक्सपोजर केराटिटिस हो सकता है। अगर हमारी आई एक्सपोज रहेगी बहुत ज़्यादा देर के लिए तो हमारी जो टीयर फिल्म है वो ड्राई आउट हो जाएगी, तो जो केराटिटिस हो सकता है। उस कंडीशन से हमने बचाने के लिए ना हमने टार्सोरेफी कर देनी है। आपको पता है अगर ये हमारे दो आई लिड है ना, तो उसको साइडों से सुचरिंग कर देनी है, ताकि हमारा जो सेंटर से थोड़ा सा बिल्कुल ना वो इन्वायरमेंट को एक्सपोज हो रहा हो, सारा का सारा जो हमारी आई है ना वो एक्सपोज ना हो। तो साइडों से हम सुचरिंग कर सकते हैं, टार्सोरेफी कर सकते हैं, या रात को सोने से पहले ना टेपिंग करनी है, अच्छे तरीके से टेप लगा के ना आंखों को बंद करना है, ताकि एक्सपोजर केराटिटिस ना हो। और उसके बाद हम ना फिजियोथेरेपी भी पेशेंट को रिकमेंड करते हैं फेशियल मसल्स की, ताकि जो उसकी नर्व है ना जल्दी जल्दी रिकवर हो सके। उसके बाद हमारी मेडिकल मैनेजमेंट आ जाएगी, जिसमें स्टीरॉयड्स हैं, और जो ड्रग ऑफ चॉइस है हमारी प्रेडनिसोलोन होती है, जो कि हम अडल्ट में 50 मिलीग्राम दे रहे होते हैं सुबह के टाइम और शाम के टाइम, ठीक है। फिर 5 दिन बाद पेशेंट को कहते हैं दोबारा विजिट करना, दोबारा हमारे पास आएगा तो हम देखते हैं कि हाँ इनकम्प्लीट रिकवरी हुई है या कंप्लीट रिकवरी हो चुकी है। अगर इनकम्प्लीट रिकवरी हो या फिर कंप्लीट रिकवरी हो चुकी हो तो हम ड्रग को ना थोड़ा कम कर देते हैं इसकी डोजेज नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए, लेकिन देते ज़रूर हैं। उसके बाद अगर पेशेंट बिल्कुल भी रिकवर नहीं हुआ, वही के वही सिम्टम्स आ रहे हैं, वर्स होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने 10 दिन के लिए वही ड्रग को कंटिन्यू करना है 50 मिलीग्राम को, ठीक है। उसके बाद अगर 10 दिन के बाद इंप्रूवमेंट आती है तो फिर हम डोजेज को डिक्रीज़ कर देते हैं, जो 50 मिलीग्राम से कम की कर देते हैं 5 दिनों के लिए, ठीक है। 20 दिनों तक हम ट्रीटमेंट चला के रखते हैं ताकि पेशेंट अच्छे तरीके से रिकवर हो जाए। और आपने स्टीरॉयड्स की कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ी होंगी। हम नॉर्मली प्रेगनेंसी में, डायबिटीज़ में, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में, डायबिटिक अल्सर के पेशेंट में, या फिर ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होते हैं, ग्लोकोमा की कंडीशन होती है, उनके अंदर हम नहीं दे रहे होते हैं, तो उनके अंदर प्रिवेंट करना है, उनके अंदर हमने स्टीरॉयड नहीं देने। और स्टीरॉयड जो है ना हमारे बेल्स पाल्सी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित हुए हैं। ये हमें ना सिंकाइनेसिस से प्रिवेंट कर रहे होते हैं, क्रोकोडाइल टीयर से प्रिवेंट कर रहे होते हैं। सिंकाइनेसिस ये होता है कि आपको मैंने पढ़ाया था जब स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हम फेशियल नर्व का, मैंने आपको बताया सेंटर में अगर हमारा एक्जोन है, अगर ये मिसाल के तौर पर रेड वाला छोटा सा एक्जोन है, ठीक है, इसकी साइडों पर हमारी माइलिन शीथ आ रही थी, माइलिन शीथ के गिर्द फिर हमारा न्यूरोलेमा आ रहा था, फिर एंडोन्यूरोम आ रहा था, ठीक। अगर जी हमारा सारा का सारा फाइबर का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर सिर्फ हमारा एक्जोन ही डिस्टर्ब हो, तो जो दोबारा हमारा एक्जोन रिकवर होता है, मतलब रीजनरेट होता है, तो वो सेंटर में ही इसके रीजनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम हमारा जो एक्जोन रीजनरेट हो, अगर उसका सारा का सारा बाकी का बाकी स्ट्रक्चर टूट चुका होगा, तो जो हमारा एक्जोन है वो दूसरे किसी एंडोन्यूरम में जा सकता है। अगर मिसाल के तौर पे साइडों पे दूसरा एंडोन्यूरम प्रेजेंट था, ठीक है, तो ये हमारा फाइबर उसके अंदर भी जा सकता है, यहाँ से भी रिकवर हो रहा होगा, दोनों तरफ चला जाएगा। फिर हमारा जो इसको सिंकाइनेसिस कहते होते हैं, अगर हम मिसाल के तौर पर अगर इस फाइबर ने वर्क करना था तो इस फाइबर ने वर्क कर देना है, ये किसी और मसल में जा रहा होगा, ये किसी और मसल में जा रहा होगा, तो एट द टाइम हमारे दोनों मसल मूव कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसको हम सिंकाइनेसिस कह रहे थे। क्रोकोडाइल टीयर्स ये होते हैं कि मैंने आप लोगों को जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था हमारी फेशियल नर्व का, मैंने बताया था पैरासिम्पैथिक फाइबर जो जा रहे थे हमारे लैक्रिमल ग्लैंड के अंदर, ठीक है, फिर सबलिंगुअल ग्लैंड के अंदर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर। जब मैंने बताया था कि वो हमारी ग्रेटर पेट्रोजल नर्व बननी थी, जब हमारा जेनिकुलर गैंग्लियन से दोनों मूव कर रही थी, हमारी लैक्रिमल ग्लैंड की चलेगी, लैक्रिमल ग्लैंड की चलेगी, ये हमारी मिडिल ईयर से होते हुए फिर कोडा टिम्पैनाई से जाते हुए, ठीक है, फिर चली जाती है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड के अंदर, ठीक है, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो ऐसा होता है कि इसके अंदर भी सिंकाइनेसिस हो जाती है। जो हमारा फाइबर नीचे जाना था सब लिंगुअल ग्लैंड के अंदर और सब मैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर, वही जो हमारा फाइबर है ना वो यहाँ से गुजरता हुआ हमारे लैक्रिमल ग्लैंड के अंदर भी चला जाता है, नीचे भी आ जाता है और ऊपर भी चला जाता है। और जब हम खाना वगैरह खाते हैं या पानी वगैरह पीते हैं तो होना तो ये चाहिए था लैक्रिमेशन होती है इन ग्लैंड्स के थ्रू, ठीक है, लेकिन वो ऊपर वाले फाइबर भी काम करते हैं, ऊपर से हमारे साथ आंसू भी निकल रहे होते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स हो रहे होते हैं, खाना भी हम खा रहे होते हैं, सैलिवेशन भी हो रही थी, साथ में हमारी आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं, सिंकाइनेसिस की वजह से हो रहा होता है। लेकिन जो हमारे स्टीरॉयड्स हैं, प्रेडनिसोलोन है, वो इन कंडीशन से हमें बचा देती है। उसके बाद जो हमारे हर्पस जोस्टर और टिकस जो आगे जाके हम पढ़ेंगे उन कंडीशन के अंदर ना हम स्टीरॉयड के साथ एसाइक्लोवीर भी दे रहे होते हैं। लेकिन अब तो हम जो बेल्स पाल्सी के सारे पेशेंट होते हैं उनको एसाइक्लोवीर भी साथ में दे देते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन कोज है वो है ही वायरल इन्फेक्शन है, तो एसाइक्लोवीर हम साथ ज़रूर देते हैं। उसके बाद हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट आ जाएगा, ठीक है, जो कि नर्व डिकम्प्रेशन होगा। नर्व डिकम्प्रेशन ये है कि अगर हमारी साइड पे बोनी कैनाल है ना, बोनी कैनाल ही तो हमारी प्रेशराइज कर रही है, प्रेशराइज तो इवन हम अंदर से ही हो रहे हैं, हमारी जो नर्व है उसका एक मसला मसाइल चल रहा है, तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है, तो वो कंप्रेस हो रही है। तो इस कंडीशन के अंदर ना हम जो नॉर्मली जो हमारी फेशियल किनार गुजरी हमारी मिडल ईयर के थ्रू, आपको पता है ना जो पहले हॉरिजॉन्टल बन रही होती है फिर हमारी लॉन्गिट्यूडनल आ रही होती है, ऐसे हमारी फेशियल कनाल आ रही होती है मिडल ईयर से, ठीक है। तो वो जो फेशियल कनाल होती है ना उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, जो बोन है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ताकि जो हमारी अंदर फेशियल कनाल है वो रिलैक्स हो सके, उसको ब्लड सप्लाई अच्छे तरीके से मिल सके, ठीक है, रिकवर होने का टाइम मिल सके उसको, वो ना हो कि डीजनरेट हो जाए। शुरू से नर्व एनिमेशन करनी पड़े। नर्व एनिमेशन आपको पता है ना जो हम नर्व ग्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा लंबी कंडीशन हो जाती है, स्वेयर कंडीशन हो जाती है, तो उससे बचाने के लिए हम नर्व डिकम्प्रेशन कर देते हैं। उसके बाद हम प्रोग्नोसिस देख लेते हैं बेल्स पाल्सी का।
देखा गया है कि जो 85% से 90% केसेस है ना, वो 2-3 हफ्ते में खुद ब खुद ही रिकवर हो जाते हैं अगर हम उसका ट्रीटमेंट भी नहीं करते इवन। ठीक है, लेकिन जो 10 से 15% केसेस हैं वो चले जाते हैं इनकम्प्लीट रिकवरी की तरफ या फिर डीजनरेशन की तरफ। अगर वो इनकम्प्लीट रिकवरी की तरफ जाते हैं ना, तो अगर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं स्टीरॉयड से या एसाइक्लोविर वगैरह से, ठीक है, तो वो भी 95% केसेस खुद ब खुद ही आसानी से रिकवर हो जाते हैं। लेकिन जो केसेस डीजनरेशन की तरफ चले जाएँ, उनको हम थोड़ा बहुत टाइम देते हैं, साथ में ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, अगर वो खुद ब खुद ही ठीक हो गए तो गुड है, वरना हम उसके लिए नर्व एनिमेशन ही करते हैं, क्योंकि वो डीजनरेट हो चुकी होती है नर्व, वो हमारी रिकवर नहीं हो रही होती। दैट्स ऑल फॉर बेल्स पाल्सी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद हर्पस जूस्टर ओटिकस, जिसको हम रामसे हंट सिंड्रोम भी कह रहे होंगे।